हम लोगों की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने हमारे क्लास 8th के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन का इंटरनल ईयर है इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी पढ़ी थी, राइट। हमने ये देखा था कि किस तरीके से हमारे कानों के अंदर साउंड ट्रैवल होता है और ट्रैवल होके किस तरीके से हमारे बॉडी को सिग्नल्स रिसीव होते हैं। खैर, ये तो नॉर्मल बातचीत हुई अभी तक की पढ़ाई में कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड ट्रैवल कैसे करता है, साउंड क्रिएट कैसे होता है और हमारे ह्यूमन ईयर्स तक साउंड पहुंचता कैसे। आज की पर्टिकुलर क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि स्पेशली साउंड से रिलेटेड है, जिसे मैं कहूँगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। मतलब साउंड के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो यार, कुछ साउंड से रिलेटेड टर्म्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड तो नहीं बोलना चाहिए यार, इसे कहना चाहिए टर्म्स रिलेटेड टू साउंड। ठीक है, टर्म्स रिलेटेड टू साउंड। जैसे कि आप बचपन में जब इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके टीचर्स सबसे पहले यहाँ पे क्या सिखाते हैं? डायरेक्टली स्टेटमेंट रीड करना नहीं, आप पहले सीखते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना, अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद आप क्या सीखते हो? फिर आपको वो दो शब्दों के अक्षर बनाना सिखाते हैं, जैसे कि ए एन, टी ओ टू, टी एच ई दा, ओ एफ ओ, सी ए टी कैट, राइट। यानी कि जो शब्द हैं आप उन शब्दों को रीड करके उन्हें प्रोनाउंस कर पाओ। फिर आप थोड़े बड़े शब्द पढ़ते हो, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे सेंटेंसेस पढ़ना शुरू करते हो, जैसे हम्पी डम्पी इज सिटिंग ऑन अ वॉल। यानी कि बहुत सारे शब्द जब कंटिन्यूअस मैनर में लिखे हों तो उन्हें प्रॉपरली केयरफुली रीड करके आप एक प्रॉपर स्टेटमेंट या सेंटेंस आप कह सको, है ना। फिर धीरे धीरे जब तुम बड़े हो जाते हो यार, तुम खुद बोलना शुरू कर देते हो, दाएं 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 दाएं, इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा, मराठी भाषा, है ना। फिर आपको ये धीरे धीरे अक्षर जोड़ जोड़ कर देख के बोलने की, सोच सोच के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मतलब आप पढ़ाई जो करते हो वो स्टेप वाइज करते हो। कभी ऐसा होता है 3 साल के बच्चे को हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि चल इंग्लिश की टेक्स्ट बुक को रीड कर? नो, वी डोंट। सो वैसे ही आप अगर साउंड की पढ़ाई करोगे, अभी पढ़ोगे, क्लास 9th में भी आप साउंड पढ़ोगे, क्लास 11th में भी आप साउंड पढ़ोगे, तो क्या हर क्लासेस में साउंड सेम होगा क्या? नहीं। आप जैसे जैसे आपकी क्लासेस अपग्रेड होंगी, आपके जो साउंड चैप्टर है, साउंड चैप्टर को लेकर आपकी जो थ्योरी है वो भी अपग्रेड होगी। हर क्लास में आप कुछ नया सीखेंगे। बट जो साउंड के फंडामेंटल नियम है, जैसे ए फॉर एप्पल होता है, ये एक फंडामेंटल नियम है यार, सो है। ठीक है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं मैडम ये फंडामेंटल नियम नहीं है, ये है सो है, डन। तो ये जो फंडामेंटल नियम है, ये फंडामेंटल नियम वोंट चेंज, और हम वही फंडामेंटल नियम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो देखो, इस फंडामेंटल नियम को पढ़ने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स पे बातचीत करनी होगी। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो साउंड होता है, आप अभी क्लास 8 में हैं, आप क्लास 9th में जाएंगे, बट जब आप क्लास 11th में जाएंगे, जब आप क्लास 12th में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि साउंड ट्रैवल्स लाइक अ वेव। जैसे कि कोई एक वेव ट्रैवल कर रही है, वैसे एक साउंड ट्रैवल करता है। और इस चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या सिंबल होता है इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का? इसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार का, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है आप एक साउंड की वेव को। क्यों मैम, साउंड वेव के जैसे ही क्यों ट्रैवल करता है? आपको कैसे पता कि वो वेव के जैसे ट्रैवल करता है? भाई 11वीं 12वीं टेंशन ना लो, आएगी, वहाँ पे सब प्रूफ देखोगे, है ना। बट राइट नाउ आप ये अज्यूम करके चलिए कि साउंड कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता है। यानी कि एक लाइन है लेट्स से, तो एक लाइन के किसी एक पॉइंट से साउंड शुरू होगा। मान लेते हैं साउंड ने स्टार्टिंग पॉइंट अपनी यहाँ रखी, फिर वो थोड़ा नीचे जाएगा, एक सर्टेन लेवल तक वो नीचे जाएगा, फिर वापस से ऊपर उठेगा, उस लाइन तक आ जाएगा, फिर उस लाइन से अगेन ऊपर जाएगा एक सर्टेन हाइट तक, और वापस फिर वो नीचे आ जाएगा। और इस तरीके से कंटिन्यूअस इसका मोशन चलता रहता है, मतलब
फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ऐसा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। मतलब सबसे पहले तो ये एक रिपीटेटिव मूवमेंट है, रिपीटेटिव मूवमेंट है। जब आप छोटे थे तब आपने छोटे में पढ़े होंगे ना, अलग अलग प्रकार के मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, रिपीटेटिव मोशन, और भी बहुत सारा प्रकार का होता है ना, नॉन ऑसिलेटरी। तो पहले तो ये एक रिपीटेटिव मूवमेंट है, ये मोशन कैसा है, रिपीटेटिव। खैर, अब हम लोगों को रिपीटेटिव मूवमेंट पे हम बाद में बातचीत करेंगे, बट अभी हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शब्द पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है शब्द? तो जब आपका साउंड स्टार्ट होता है, देखो ये जो लाइन मैंने बनाई है ना ब्लू कलर की, इस लाइन को हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट। ये भी क्या है? ये भी आप लोगों का है स्टार्टिंग पॉइंट। ये भी क्या है? ये भी आप लोगों का है स्टार्टिंग पॉइंट। ये भी क्या है? ये भी आप लोगों का है स्टार्टिंग पॉइंट। ये भी क्या है? ये भी आपका है स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब हर बार वो जो ब्लू कलर की लाइन है उसे हम अपने एक स्टार्टिंग पॉइंट के जैसे ट्रीट करेंगे। अब देखो हुआ क्या है, उस स्टार्टिंग पॉइंट से वेव सर्टेन डेप्थ तक नीचे आई है। मतलब अगर मैं इसको अपना क्या मान के चलूँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट वाली लाइन मान के चलूँ, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से देखो ये नीचे आया है यहाँ तक, है ना। तुम बोलोगे मैडम यहाँ पे भी तो देखो नीचे आया है। हाँ, यहाँ पे भी नीचे आया है, यहाँ पे भी नीचे आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा नीचे वो कहाँ पर आया है? सबसे ज़्यादा वो नीचे यहाँ पर आया है, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे उसका ये जो डिस्टेंस है ये क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। जैसे कि चलो मैं बना लेती हूँ, एक बार समझा लेती हूँ। मान के चलिए इस तरीके का एक शेप है, ये मान के चलिए एक लाइन है। अगर मैं तुमसे कहूँ क्या स्टार्टिंग की वो जो ऊपर की लाइन है, क्या वहाँ से नीचे तक उस यू तक क्या सारे डिस्टेंसेस सेम रहेंगे क्या? तो आप क्या बोलोगे? नहीं मैडम, ये वाला देखिए डिस्टेंस अलग रहेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अलग रहेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अलग रहेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अलग रहेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अलग रहेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फिर अलग होगा। फिर धीरे धीरे देखिए डिस्टेंस पहले क्या हो रहा है, जब आप नीचे आ रहे थे तो धीरे धीरे जो लेंथ है, वो जो मैं लाइंस बना रही हूँ उनकी लेंथ इंक्रीज हो रही थी। फिर अब जब मैं वापस से लाइन बना रही हूँ तो इनकी लेंथ डिक्रीज हो रही है। सही कह रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन इन सारी लेंथ्स में ये वाली लेंथ आपको ऐसी दिखेगी, ये वाला डिस्टेंस आपको ऐसा दिखेगा जो आपका क्या है? मैक्सिमम है। जो आपका क्या है? मैक्सिमम है भाई, मैक्सिमम है ये डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस आपका बाकी सारे डिस्टेंसेस से क्या है? बड़ा है। क्या इस बात से मेरी एग्री करते हो? बिल्कुल। तो ऐसे में जब मैंने ऊपर आपको जो ये पैटर्न बना के दिया है, इस पैटर्न में भी इस तरीके के बहुत सारे डिस्टेंस होंगे, बट इन बहुत सारे डिस्टेंसेस में आपको नहीं लगता कि आपका ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपके बाकी अदर डिस्टेंसेस से क्या है? सबसे बड़ा है ना। बाकी अदर डिस्टेंसेस से क्या है? सबसे बड़ा है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर मान के चलो ये डिस्टेंस है 5 मीटर, मान के चलो ये डिस्टेंस है 5 मीटर, तो आप क्या कह सकते हो कि मेरी स्टार्टिंग लाइन से मेरी जो साउंड की वेव है वो 5 मीटर तक नीचे गई। 5 मीटर क्यों बोला मैडम आपने? क्योंकि 5 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस है। 5 मीटर के बाद वो वापस से ऊपर जाना शुरू कर चुकी है ना। मतलब 5 मीटर को मैंने अपना क्या मान के रखा है? मैंने मेरी मैक्सिमम डेप्थ मान के रखा है कि इसके नीचे और कोई नहीं गया है। मेरा साउंड फिलहाल इस डेप्थ तक पहुंचा है और उसके बाद वो वापस से ऊपर उठना शुरू कर रहा है। चलो ठीक है, एक बार हम लोग ऊपर वाले पैटर्न को देखना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस अलग होगा, यहाँ 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 अलग होगा, फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला हमने ड्रॉ किया है, ये जो ऊपर की तरफ जब वेव जा रही है तो ऊपर में भी आपको क्या मिलेगी? एक मैक्सिमम हाइट मिलेगी, जिस मैक्सिमम हाइट तक आपका वेव ऊपर जा रहा है, और उस मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जाने के बाद वो नीचे गिरना शुरू हो रहा है। बराबर। तो एक स्टार्टिंग लाइन से आपकी वेव
नीचे भी जाती है, नीचे के बाद ऊपर भी आती है, बट नीचे जाने की उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है। हर साउंड की देखो एक मैक्सिमम लिमिट है। जैसे कि मेरे गले से जो आवाज़ निकल रही है, डन, ये साउंड है, इसकी अगर हम वेव बनाएं, मैडम वेव कैसे बनाओगे? खैर मान लो कोई ऐसी मशीन है जो मेरे गले से निकलने वाले साउंड की वेव बना रही है, तो इस साउंड की जो डेप्थ होगी, मतलब जो मैक्सिमम डेप्थ होगी उसकी वैल्यू, ठीक है, या फिर जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी ऊपर जाने वाली, वो वाली वैल्यू कुछ ना कुछ निकल कर आएगी। ठीक है, तुम यही साउंड अपने मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में, नोट्स में कहीं ना कहीं सुन रहे हो भी। तुम्हारे स्पीकर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा जिसे तुम कम ज़्यादा भी कर सकते हो। वहाँ से निकलने वाले साउंड की अगर तुम वेव बनाओगे तो वो वेव में मैक्सिमम डेप्थ और मैक्सिमम हाइट अलग आएगी। तुम अगर लाउड स्पीकर लगाओगे, लाउड स्पीकर लगाने के बाद अगर तुम लेट से चेंज करोगे, फिर से वेव नोट डाउन करोगे तो फिर अलग आएगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो वेव होती है, जो साउंड की वेव होती है ना, ये क्या करती है, अलग अलग साउंड के लिए अलग अलग होती है, सबके लिए अलग अलग आती है। डन। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है या फिर जो मैक्सिमम डेप्थ होती है किसी भी वेव में, इसको साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है एम्पलीट्यूड। इसे साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। कैपिटल ए सिंबल से हम इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट को भी क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। इसको भी हम लोग किस वाले सिंबल से इंडिकेट करते हैं? कैपिटल ए। यानी कि एम्पलीट्यूड वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है, जिस पे वो वेव जितना नीचे जा सकती है एज वेल एज वो वेव कितना ऊपर जा सकती है। और ऐसी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है कि मैडम एम्पलीट्यूड तो हमेशा 100 मीटर आएगा। भाई एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, कभी किसी साउंड के लिए 100 आ रहा हो, किसी के लिए 2 नैनोमीटर आ रहा हो, इट विल वेरी। बट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड मतलब किसी भी वेव का जो मैक्सिमम डेप्थ जो वो अचीव कर सकती है एंड मैक्सिमम हाइट वो जो अचीव कर सकती है ना, बराबर। और मैं तुम्हें बता दूं, मैंने क्या कहा, तुमने अगर मेरे गले से जो आवाज़ निकल रही है, मेरे गले से निकलने वाली आवाज़ को अगर तुमने किसी भी तरीके से उसकी वेव क्रिएट कर ली, जो कि की जा सकती है, मशीन्स होती हैं, ठीक है, और उससे आप एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है आप वो भी देख सकते हो। लेट्स से तुमने कर लिया। अब यही सेम वीडियो को कार्तिक भी देख रहा है, यही सेम वीडियो को साईं भी देख रहा है। कार्तिक ने लेट्स से बहुत मॉडरेट ऑडियो में चीज़ें सुन रहा है, तो हमने क्या किया, कार्तिक के मोबाइल से जो साउंड निकल रहा है उसकी वेव बनवाई मशीन के थ्रू। फिर साईं के मोबाइल से जो साउंड निकल रहा है हमने उसकी भी वेव बनवाई। साईं जो एकदम फुल वॉल्यूम में सुन रहा है, एकदम खतरनाक फुल वॉल्यूम, ठीक है, हमने उससे भी वेव बनवाई। अब हुआ क्या, हमने ये देखा कि कार्तिक जो है ना उसकी वेव का एम्पलीट्यूड कम आया। मैं बोल रही हूँ मेरे गले से निकलने वाली आवाज़ का एम्पलीट्यूड अलग आया, और साईं जो कि फुल वॉल्यूम में सुन रहा है उसका एम्पलीट्यूड अलग आया। ऐसा क्यों? वीडियो तो एक ही है, फिर ये एम्पलीट्यूड अलग क्यों हो रहा है? वो इसीलिए क्योंकि साईं अलग लाउडनेस में सुन रहा है, कार्तिक अलग लाउडनेस में सुन रहा है, और मैं अलग लाउडनेस से बोल रही हूँ। तो बेसिकली लाउडनेस, आपका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होगा। एम्पलीट्यूड आपका इस बात पे डिपेंड करेगा कि लाउडनेस कितनी है साउंड की। साउंड की लाउडनेस जितनी ज़्यादा होगी उसका एम्पलीट्यूड उसके हिसाब से अलग होगा। तो यही चीज़ आपकी किताब में भी दी हुई है कि लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस प्रोड्यूसिंग द साउंड। मतलब सीधी भाषा में ये होता है कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए के स्क्वायर की। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज है, इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बल्कि स्क्वायर टाइम से। स्क्वायर समझता है ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, वैसा, ठीक है, बराबर। अच्छा, अब होता कैसा है, लाउडनेस को मेजर किया जा सकता है। जैसे कुछ एरियाज़ होते हैं, जैसे जहाँ पे स्कूल होता है, जहाँ पे हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पे आपके सिविल लाइंस वाले एरियाज़ होते हैं, या फिर जहाँ पे मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी के रेसिडेंशियल एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे आपको एक सर्टेन लेवल के ऊपर
गाना बजाने की, धम 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 धम, तेज लाउड स्पीकर में डीजे बजाने में की, या किसी भी प्रकार का शोरगुल करने की बैन होता है। वहाँ भी एक लिमिट होती है। वहाँ पे इतना साइन बोर्ड में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, उस एरिया के साइन बोर्ड में लिखा हुआ रहता है कि इतना डेसिबल तक आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे साउंड का लाउडनेस अलाउड है, ठीक है, साउंड का लाउडनेस अलाउड है, राइट, इतने डेसिबल तक। अच्छा, तो ये डेसिबल क्या है मैडम? जैसे अगर कोई तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा वेट क्या है, तो तुम क्या बोलोगे मैडम? 30, ऐसा बोलोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 30 तो रुपीज़ भी हो सकता है, 30 तो केजी भी हो सकता है, 30 तो लीटर भी हो सकता है। तुम बोलोगे क्या? तुम बोलोगे केजी। क्यों केजी क्यों बोला, रुपीज़ क्यों नहीं बोला? तो तुम तपाक से बोलोगे अपने मुंह से कि मैडम वेट की यूनिट केजी होती है। तो सिमिलरली जितनी भी क्वांटिटीज़ होती है ना, उन सब की अपनी आप में एक यूनिट होती है, ठीक है, उनकी अपने आप में एक ना कुछ यूनिट होती है। तो वैसे ही जो हमारा लाउडनेस होता है, लाउडनेस की भी यूनिट होती है, उसको हम लोग कहते हैं डेसिबल, जिसका डी छोटा होता है और बी कैपिटल होता है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर में 1 मार्क के लिए पूछ लिया जाता है कि हाउ लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड, तो आपको पता होना चाहिए डेसिबल। और पता है कई बार जल्दबाजी में क्या होता है, हम स्मॉल डी और स्मॉल बी लिख के आ जाते हैं, या फिर हम कैपिटल डी और कैपिटल बी लिख कर आ जाते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में लाउडनेस को लिखने का तरीका क्या है? स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। लाउडनेस की यूनिट क्या है? लाउडनेस की यूनिट कितनी है? डेसिबल। ये आपको पता होना चाहिए। पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब क्या, किस तरीके से एम्पलीट्यूड और लाउडनेस एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो आपको पता होना चाहिए, बताते आना चाहिए कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जो भी एम्पलीट्यूड होगा उसके स्क्वायर के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। खैर, अभी हमारी बातचीत क्या चल रही थी कि सर्टेन एरियाज होते हैं, वहाँ पे लिमिट होती है कि आप इससे ऊपर या इतने डेसिबल से ऊपर आप लाउड म्यूज़िक नहीं बजा सकते। डन। जैसे कुछ आपको डेटा दिया है कि अगर आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हो तो आपकी जो सांस लेने की आवाज़ होती है ना, वो कितनी होती है? 10 डेसिबल की। एक ट्रैफिक एरिया में 70 डेसिबल तक का आवाज़ शोरगुल जाता है। नॉर्मल कॉन्वर्जेशन जैसे कि अभी मैं और आप कर रहे हैं, इसमें 60 डेसिबल तक की आवाज़ जाती है ना। अच्छा, और 80 डेसिबल तक की आवाज़ किसी एक फैक्ट्री में जा सकती है, जैसे ग्राइंडर चलना, ड्रिल मशीन चलना, या किसी और प्रकार की आवाज़ करने वाली कटिंग मशीन चलना। तो ये जब साउंड आपका 80 डेसिबल के ऊपर चला जाए तो नॉइज़ क्या हो जाती है? फिज़िकली पेनफुल हो जाती है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि 80 डेसिबल बेसिकली पेनफुल वाली लिमिट है, ठीक है। उसमें हो सकता है बच्चा या कोई भी कंसंट्रेट करके कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हो, वो नहीं होगा। हो सकता है कोई इंसान आराम करने की कोशिश कर रहा हो, उसको नहीं होगा। हो सकता है कोई जानवर को साउंड से तकलीफ होने लगे। सो देयरफॉर देयर आर सर्टेन एरियाज, ठीक है, जहाँ पर आपकी एक लिमिट होती है, क्या कि इस लिमिट के ऊपर आपको साउंड नहीं लेके जाना है। जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह के अराउंड लिमिट रखी जाती है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल्स में पेशेंट होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसी को डिस्टर्ब हो। डन, क्लियर है। तो एम्पलीट्यूड शब्द का मीनिंग क्लियर है कि एम्पलीट्यूड आखिर होता क्या है। ओके मैडम, एम्पलीट्यूड में मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें कोई दिक्कत होनी चाहिए, बट स्टिल मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि तुमको एम्पलीट्यूड का मतलब समझाया जाए। हाँ, अभी मैं एक टर्म और सिखाऊंगी जिसका मतलब होगा फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने अभी एम्पलीट्यूड सिखाया, हाँ, अब मैं फ्रीक्वेंसी सिखा रही हूँ, ठीक है। चलो शुरू करें। बिल्कुल, देखो कैसा है, बातचीत करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी जो है, आप ये मत समझिए कि अरे यार ये कोई बहुत बड़ा सा कोई साइंटिफिक शब्द है। नो, ठीक है, बिल्कुल साइंटिफिक शब्द नहीं है। क्यों भाई मैडम, क्यों साइंटिफिक शब्द नहीं है? ये एक अंग्रेजी भाषा का डिक्शनरी में एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा शब्द है। अच्छा, क्या है मैडम ये शब्द? फ्रीक्वेंसी। तो देखो, आप ये फ्रीक्वेंसी शब्द कई बार पढ़ोगे। फ्रीक्वेंसी अभी आप फिज़िक्स में पढ़ोगे, फ्रीक्वेंसी आप स्टैटिस्टिक्स में, मैथ्स में पढ़ोगे,
फ्रीक्वेंसी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी आपका एक ऐसा शब्द है जो हर जगह इस्तेमाल होता है ना। ओके, तो बेसिकली मैडम फ्रीक्वेंसी को कहते क्या है आसान शब्दों में, आप ये बताओ। अब देखो होता कैसा था, बचपन में ना मैं रात के वक्त चावल वगैरह नहीं खाती थी, बिल्कुल नहीं खाती थी। इसके दो मुख्य कारण थे। पहले मुझे पानी पीने की बहुत बुरी आदत थी, मतलब पानी पीना इज़ वेरी गुड थिंग, बट एक्चुअल पानी पीने का ऑर्डर कैसा होना चाहिए कि खाना खाने से 1 घंटा पहले पियो, खाना खाने के एटलीस्ट 1 घंटा बाद पियो, ड्यूरिंग खाना नहीं पीना चाहिए। इट इज़ अनहेल्दी, इट इज़ नॉट गुड। तो मेरी पता है आदत क्या थी, खाना शुरू हुआ नहीं, पानी का ग्लास टेबल में रखा नहीं, बचपन की बात है, गट 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 3-4 ग्लास पानी पी जाना, लगभग 1-1.5 लीटर के करीब पानी पी जाना, फिर खाना ठूसना। ये मेरी आदत थी, ठीक है। अच्छा, और मैं चावल वगैरह भी, मैं वैसे भी चावल बहुत कम खाती हूँ, मुझे पर्सनली उतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, बट पहले जब मैं छोटी थी, मतलब बेसिकली मान के चलो आपकी ही एज के, तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करती थी रात के वक्त। क्यों? क्योंकि रात को जब अपन सोते हैं तो मुझको बार बार क्या करना पड़ता था, फ्रीक्वेंटली वॉशरूम, टॉयलेट। क्यों? इतना पानी जो ठूस लिया है अपने पेट के अंदर, अब निकलेगा भी तो ना बाहर। फिर खैर, तो जब मैं पानी पीती थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब मैं चावल खाती थी तो मुझे एटलीस्ट आधा घंटा सोए नहीं कि फिर वॉशरूम, आधा घंटा सोए नहीं कि फिर वॉशरूम, ऐसी दिक्कत। तो मैं चावल रात के वक्त यूजुअली अवॉइड करती थी। खैर, अब मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो मेरा शायद वहम होगा उस वक्त का, जो भी हो। तो जब हम किसी भी चीज़ को बार बार करते हैं तो उस शब्द को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब बार बार किसी चीज़ को करना इज़ नोन एज फ्रीक्वेंट। जैसे कि अगर कोई इंसान बार बार अपनी बातचीत के दौरान इंग्लिश भाषा का प्रयोग करता है तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ वेरी फ्रीक्वेंट विथ इंग्लिश लैंग्वेज वाइल टॉकिंग। वो बातचीत करते वक्त बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को फ्रीक्वेंटली यूज़ करता है। सो फ्रीक्वेंट वर्ड का मतलब है किसी भी कार्य को बार बार करना। अब जैसे हमारे ट्यूशन में एक लड़का आता है, खैर अभी तो 12th में है वो, श्रेयन। उसकी आदत पता है क्या है, अभी तो उसने छोड़ दी आदत, जब वो 10th में था उसकी आदत क्या थी, जो पेन होते हैं उनका कहीं पीछे से चबा के एकदम चपटा कर देता था। फ्रीक्वेंट, नाखून चबा रहा है, जैसे क्लास चल रही है नाखून चबा रहा है, उसके नेल्स देखना पूरे कुतरे हुए लगते थे। अब तो खैर वो काफ़ी सुधर गया है। तो जब कोई भी इंसान कोई भी चीज़ को फ्रीक्वेंटली बार बार करता है उसे कहते हैं क्या, फ्रीक्वेंट। ठीक है, जैसे अगर मैं ये वर्ड बोलूँगी फ्रीक्वेंट या फिर मैं ये वर्ड बोलूँगी फ्रीक्वेंटली, तो इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि किसी भी चीज़ को आपने बार बार किया, किसी भी चीज़ को आपने बार बार किया, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंट। एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ मैनी टाइम्स यू डिड। ठीक है, आपने किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को बराबर कितनी बार किया, है ना। हाउ मेनी टाइम्स यू डिड एनीथिंग, किसी भी चीज़ को आपने कितनी बार किया। अच्छा, पूरे दिन भर में मैडम, कि 1 घंटे के अंदर, कि 1 मिनट के अंदर, वो नहीं बताया आपने। तो जनरली फिज़िक्स के टर्म्स में, जनरली मैथ्स के टर्म्स में हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं इन 1 सेकेंड। मतलब किसी भी काम को 1 सेकेंड में कितनी बार किया जा रहा है। अब तुम सोचोगे मैडम यार 1 सेकेंड में तो हम एक शब्द नहीं बोल पाते, आप ये अजीब बात कर रही हो कि 1 सेकेंड में कितनी बार हुआ है। ऐसा नहीं होता। आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है गोल गोल घूमती है, छत पे लगा हुआ पंखा गोल गोल घूमता है, मिक्सर ग्राइंडर गोल गोल घूमता है। तो कोई भी मशीन पता है 1 सेकेंड में अपना जो उसका कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, या उसका जो भी एक कंप्लीट उसकी जो साइकिल होती है, अगर वो गोल घूम रहा है तो एक कंप्लीट गोल घूमना, अगर वो इस तरीके से वेव बना रहा है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक एक कंप्लीट वेव बनाना। तो 1 सेकेंड में उसने कितनी बार गोल घूमा, 1 सेकेंड में उसने कितनी बार आंखें ब्लिंक की, 1 सेकेंड में उसने कितनी बार अपने क्या किए, मुक्के मारे, 1 सेकेंड में उसने कितनी बार मिक्सर ग्राइंडर, मतलब कितनी बार लेट से वेव बनी। इन सारी चीज़ों को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। मतलब केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में हमने हमारे टाइम इंटरवल को क्या सेट कर लिया है, 1 सेकेंड।
आप 1 मिनट भी सेट कर सकते हो, ठीक है। जब आप कोई मशीन खरीदते हो ना, तो उस मशीन के पीछे लिखा हुआ रहता है, उस मशीन के पीछे लिखा रहता है 10 RPM। इसका मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है रिवॉल्यूशन, P का मतलब होता है पर, M का मतलब होता है मिनट, यानी कि वो मशीन 1 मिनट में 10 बार गोल घूम सकती है, कंप्लीट 10 बार। हर मशीन के पीछे लिखा रहता है। जब आप वॉशिंग मशीन कभी खरीदो, या अगर आपका ऐसे ही कभी मूड हो तो अमेज़न फ्लिपकार्ट पे वॉशिंग मशीन का देख लेना, तो वहाँ लिखा रहता है कि इस मशीन का इतना RPM है, मतलब 1 मिनट में ये इतना घूमती है, ठीक है, बराबर। तो टाइम आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको मिनट रखोगे, आप उसको सेकेंड्स रखोगे, या आप उसको आवर्स रखोगे। बट यूजुअली हम सेकेंड्स में बातचीत करते हैं, यूजुअली हम लोग किस में बातचीत करते हैं? सेकेंड में। तो कोई भी काम, अब चाहे गोल घूमने का हो या चाहे वेव बनाने का हो, कोई भी काम कंप्लीटली, ठीक है ना, आपने कोई भी काम कंप्लीटली 1 सेकेंड में कितनी बार किया है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है कि किसी भी काम को आपने कंप्लीटली 1 मिनट के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर, या फिर 1 घंटे के अंदर कितनी बार किया है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब क्योंकि हमारे चैप्टर में हम साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, साउंड गोल तो नहीं घूमेगी, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। साउंड एक वेव के जैसे ट्रैवल करेगी, जिसे कहा जाता है ऑसिलेशंस। जिसे क्या कहा जाता है? ऑसिलेशंस। तो हमारे चैप्टर में फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा कि एक साउंड वेव 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रही है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। देखो, यही सेम चीज़ आपकी बुक में ऊपर लिखी है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। यहाँ से यही पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको डिफाइन में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा जीके फैक्ट दिया है कि जिस तरीके से हर चीज़ की यूनिट होती है, जैसे जस्ट अभी हमने बात किया, साउंड में जो लाउडनेस होती है उसकी यूनिट क्या होती है? डेसिबल। तो वैसे ही जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी यूनिट्स क्या होती है? इसकी यूनिट्स होती है हर्ट्ज। और इसको किस तरीके से इंडिकेट करते हैं? कैपिटल H एंड स्मॉल z, ठीक है, कैपिटल H एंड स्मॉल z, इस तरीके से इसको इंडिकेट करते हैं। डन? ओके। जैसे कि यहाँ लिखा है, देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये प्यारा सा, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको क्या बताया, कई बार आप मशीन खरीदते हो, मशीन के पीछे लिखा रहता है ये फलानी चीज़ का इतना है, ये फलानी चीज़ का इतना है, फलानी चीज़ का इतना है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? इफ़ एनी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, तो बताइए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो भाई उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 20, ठीक है, 20, बस ख़त्म। क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन का मतलब ही है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी का मतलब ही है कि कोई भी काम कंप्लीटली 1 सेकेंड में कितना हुआ है, ठीक है, ये कितना हुआ है। डन? सो एम आई क्लियर कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हें सिंपली, एकदम सिंपल से सिंपल वर्ड्स में एम्पलीट्यूड का मतलब समझाया था, रैदर देन रीडिंग बुक्स एंड सेइंग कि हाँ ये डिफाइन है, रट लो, ट्रांसलेटिंग, वो मैंने नहीं किया है। लॉजिकली समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है, कि भाई एम्पलीट्यूड इसे कहते हैं और आप लोगों का फ्रीक्वेंसी इसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड से क्या पता चलता है? एम्पलीट्यूड से साउंड की लाउडनेस पता चलती है, ठीक है। जैसे अभी मेरा रॉबी भौंक रहा है और मान लेते एक बिल्ली म्याऊ कर रही है, तो आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो कि अच्छा ये कुत्ते के भौंकने की आवाज़ है, ये बिल्ली के म्याऊ करने की आवाज़ है, गाय के वॉ करने की आवाज़ है? आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो ना। तो जो एम्पलीट्यूड है उससे एक साउंड की लाउडनेस के बारे में पता चलता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, लाउडनेस भी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, बाजू में कहीं डीजे बज रहा है और नीचे हमारी दादी के कमरे में भजन बज रहे हैं, बट मुझे मेरी दादी के कमरे के भजन ऊपर तक सुनाई नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाउडनेस कम है, उनका एम्पलीट्यूड साउंड का मतलब क्या है? कम। ये जो बाजू में डीजे बज रहा है, इसका लाउडनेस ज़्यादा है। क्यों?
क्योंकि ज़रूर इसके साउंड की एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है। लो फटाका भी फूटा, बहुत सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। ठीक है, नीचे रॉबी भी भौंका। फिर क्योंकि इनके साउंड की लाउडनेस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। यानी कि अगर आपको किसी साउंड की लाउडनेस के बारे में बातचीत करनी है, छोटे पिल्ले मेरे घर के पास हैं, वो जब हमारे चाचा या चाची उन्हें खाना देते हैं ना, तो पता है खाने के लिए वो मांगते हैं आऊ 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 आऊ। और एक हमारे रॉबी की आवाज़ है। अगर मैं तुम्हें दोनों आवाज़ सुनाऊं तो तुम डिस्टिंग्विश कर लोगे, पता है कि मैडम ये जो आवाज़ है ये कुत्ते के छोटे से पिल्ले की आवाज़ है और ये कोई बड़ा कुत्ता है। क्यों? क्योंकि दोनों की आवाज़ को आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो आवाज़ किस तरीके से डिस्टिंग्विश होती है कि वो एक छोटे बच्चे की आवाज़ है कि एक बड़े से डायनासोर की आवाज़ है, ये चीज़ डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, वो उसकी जो आवाज़ जैसे होती है पतली आवाज़, जैसे छोटे बच्चे उनकी आवाज़ कैसी होती है, पतली सी। मतलब एक बच्चा बोल रहा है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। एक बच्चा बात कर रहा है, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आवाज़ की जो पिच है, उसकी जो श्रिलनेस है, ये किस पे डिपेंड करती है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब अगर किसी बच्चे की आवाज़ एकदम पतली है, राइट, तो आप समझ जाओ कि वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी कम है। तो एम्पलीट्यूड लाउडनेस को डिटरमाइन करती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो श्रिल या फिर पिच ऑफ द साउंड को डिटरमाइन करती है। बस ख़त्म, यही हमारी बातचीत थी, है ना, और कुछ भी नहीं। बस इतना हो गया, हमारा काम ख़त्म। बाकी ये जो पीछे का टॉपिक है नॉइस एंड म्यूज़िक, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ।